गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जजमेंट सीरीज जो हमने अभी स्टार्ट करी हुई है। एंड थैंक्स फॉर ऑल द अप्रिसिएशन विच यू ऑल आर गिविंग इन द कमेंट बॉक्स। एंड आज का जो हमारा केस है वो है शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केस। ऑल्दो इससे रिलेटेड कोई भी इमेज मुझे गूगल पे नहीं मिल रही थी, बट ये एक पहला केस है जहां से अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी इन द रिस्पेक्टिव जजमेंट्स। सो इसके लिए मेरे को सबसे अच्छी लाइन, एक बड़ी फनी सी लाइन इमरान खान जी की याद आ रही है जो उन्होंने कोविड के टाइम पर कही थी, जब उनके कंट्री लोगों ने उनसे कहा था कि कोविड चल रहा है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना वैक्सीन है, ना कुछ है। तो उनका एक बहुत ही फेमस मेम भी बन गया था वो डायलॉग कि कुछ भी हो, आपको सबसे पहले बस घबराना नहीं है। सो अभी तो ये जजमेंट स्टार्ट ही हुई हैं। अभी तक जो भी हमने जजमेंट्स की, आई होप आपको समझ आ रही होंगी। उसमें अभी तक बिल्कुल डायरेक्ट पता लग रहा था। हालांकि हमने जो से आर्टिकल्स अभी तक डिस्कस करे हैं वही आगे जाकर यूज होने हैं, बट अब इस केस के बाद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लग जाएगी, बिकॉज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक फाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद इंदिरा गांधी जी का इरा आएगा एंड जिसके बाद ये लड़ाई फुल फ्लेज पीक पे जाएगी। सो इसलिए मैंने आज कोई भी इमेज नहीं रखी है एंड जस्ट एक डायलॉग है इमरान खान जी का कि आपको सबसे पहले बस घबराना नहीं है। डन। अब ये केस का अगर मैं जस्ट बता दूं पहले, एक जैसे कि मैं हर केस से पहले आपको एक स्टोरी बता देता हूं। ये स्टोरी ये थी कि फंडामेंटल राइट्स को क्या हम अमेंड कर सकते हैं? क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे अंडर आर्टिकल 368? बिकॉज 368 में क्या है, एक वर्ड यूज किया है, प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर कोई भी वर्ड ये यूज नहीं करा गया है पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देर इज नो वर्ड ऑफ पावर, there is a procedure to change the constitution which is mentioned under article 368 of the constitution. अब सबसे पहले मैं एक जस्ट पहले बताता हूं आपको कि शंकर प्रसाद वाले केस में ये कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। और 368 में जो भी आप अमेंडमेंट बनाएंगे, जो लॉ बनाएंगे, उसको आप आर्टिकल 13 में काउंट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 मैंने आपको कराया था कि कोई भी लॉ या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो इस बेसिक इस जजमेंट में पहले ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है एंड चेंज कर सकता है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो हम केस में अभी समझेंगे। मैं आपको पहले सीक्वेंस समझाना चाह रहा हूं सो डॉट आपको पूरा आप लिंकेज बना सकें। फर्स्ट शंकरी प्रसाद केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है एंड जो लॉ 368 के बाद आएगा उसे आर्टिकल 13 में काउंट नहीं किया जाएगा। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट केस इसको ओवर रूल करने के लिए आ गया गोलखनाथ जी का केस। गोलखनाथ जी दो ब्रदर्स थे, जैसे कि पोंटी चड्ढा लिकर वाले दो ब्रदर्स थे जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी थी। तब कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया 67 में और कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता एंड अगर वो ये करेगा तो उसको लॉ काउंट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13, तो इसलिए उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो पहली जजमेंट में शंकरी प्रसाद ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। गोलखनाथ केस में कहा कि भाई वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अब 67 के बाद इरा स्टार्ट होने जा रहा था इंदिरा गांधी जी का, जिन जी को बहुत फेमस कहा जाता है, शी वॉज द ओनली मैन। ये उनके लिए स्टेटमेंट थी, आयरन लेडी के लिए। थर्ड उन्होंने क्या करा गोलखनाथ के बाद, जब उनको लगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर छीनी जा रही है, तो उन्होंने 24th अमेंडमेंट 1971 ला दिया।
एंड उसमें कह दिया कि राष्ट्रपति बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को साइन करने के लिए, प्लस पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, एंड उस केस में बीच में जुडिशरी नहीं आ सकती है। अब 71 में जैसे ये हुआ, इसके बाद लैंडमार्क केस हमारे पास आया, केबीसी केस 1973, और इसकी डेट भी अगर हम प्रिसाइजली बता दें तो सचिन जी का बर्थडे है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को ये केस आया, जिसमें केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि इसको ओवर रूल किया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ले, उसको अमेंड कर ले, हमें कोई इशू नहीं है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को ना उठाए। एंड वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने वो 20 चीजें बताई हैं, वो अभी हम करेंगे जब बेसिक स्ट्रक्चर का हम सेशन करेंगे। कहा कि फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट, उसको अमेंड करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच करे। अब इंदिरा गांधी जी ने इसको भी उठवाने की कोशिश करी, एंड उन्होंने क्या करा, 42nd अमेंडमेंट 1966 ला दिया, एंड कहा कि हम इसमें से जो जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक तरीके से जुडिशरी उसके ऊपर रिव्यू कर रही है। 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी जी ने जुडिशियल रिव्यू को भी हटा दिया और कहा कि हम इसे फुल फ्लेज तरीके से अमेंड करेंगे। डन। अब इसको करने के लिए लास्ट जो लैंडमार्क जजमेंट आई हमारे पास, वो आई हमारे पास मिनर्वा केस। मिनर्वा केस कहता है, 1980 में आता है कि भाई अब से पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को छीने, एंड नाउ पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, कि बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं कुछ भी टच करेगी। ये केस आया था 1980 में, जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में आई थी। सो 42nd अमेंडमेंट 1976 को फिर ओवररूल कर दिया गया, एंड इसके बाद लास्ट में एक हमारे पास आ जाता है बोमई केस, जिसमें कहा कि भाई 24 अप्रैल 1973 जब केबीसी केस आया था, इसके बाद से जो भी केस होंगे उन सभी केसेस पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा। दैट मींस रेट्रोस्पेक्टिवली ये जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। रेट्रोस्पेक्टिव मींस अगर वो लॉ 23rd को भी आया है तो वो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, 24th से वो स्टार्ट होगा। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एंड द फंडामेंटल राइट्स। आई होप दिस इज क्लियर। मैं इसका बिल्कुल लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन आपको करवा दूंगा कि ये केस क्या था एंड किस तरीके से फर्दर जजमेंट्स आई हैं। पहले मैं आज गोलकनाथ केस को डिस्कस करने वाला था, बट मैंने जान के वो केस डिस्कस आज नहीं करा कि मैं पहले आपको इसकी एक हिस्ट्री बता दूं कि पहले कौन सा केस आया है एंड कौन सा केस नहीं आया, सो डैट आप एक सीक्वेंस बना लिए। डन। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, अब खुद है केस स्टार्ट कि इसका बैकग्राउंड क्या था। अब आपको पता है 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट करती है। लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जमींदारी सिस्टम पीक पे चल रहा था। जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या था कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सा लैंड था एंड कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था। तो गवर्नमेंट को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी, इन्होंने इसलिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाने स्टार्ट कर दिए। एंड इसमें शंकरी प्रसाद दियो जो थे वो एक वन ऑफ द जमींदार ही थे, ठीक है, जिनके साथ कुछ केस हुआ एंड फर्दर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। डन। सो सरकार ने सोचा कि लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए हमें कुछ एक्ट्स लाने पड़ेंगे एंड उसके लिए उन्हें कुछ जमीन की जरूरत पड़ेगी। अब किसी की जमीन अगर आप छीनेंगे, कुछ करेंगे, तो साफ सी बात है वहां पे लड़ाई होगी। डन। सो यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे सबसे पहले बिहार से स्टार्ट हुआ एग्रेरियन लैंड रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेशन। वो आए बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, जिसको कहा गया जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। डन। अब क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो बहुत अपसेट थे कि भाई उनकी लैंड होल्डिंग को छीना जा रहा है, सो दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, हाई कोर्ट में पिटीशन डालनी स्टार्ट कर दी। एंड हाई कोर्ट में क्या हुआ कि इन तीनों हाई कोर्ट में गया, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(f राइट टू प्रॉपर्टी और आर्टिकल 31 वो वायलेट हो रहा है। इसलिए इन्होंने हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 की हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच कर दिया। डन। अब क्या हुआ कि दो
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने तो उनके फेवर में जजमेंट दे दी, बट पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यस, आपका यहां पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, सो यहां पर सरकार आपकी लैंड नहीं ले सकती है। डन। ये पटना हाई कोर्ट ने वहां पर एक जजमेंट दे दी कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये देखा कि अगर हम सभी को इस तरीके से फंडामेंटल राइट दे दें तो जो अंडर आर्टिकल 46 जो हमने रोमेश थापर जी केस में किया था, डीपीएसपी, कहा था कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई भी लॉ लेके आ सकती है, तो सरकार को ऐसा, कोर्ट को ऐसा लगा कि अगर हम ये फंडामेंटल राइट दे देंगे तो एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे एंड लैंड कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में ही रह जाएगा। सो ये केस आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड वर्सेस बिहार ये केस था। इन्होंने एक तरीके से जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आखिरी में जाके केबीसी केस में फाइनल रूप में आएगी, ये एक तरीके से यहां से स्टार्ट हो गई। डन। क्योंकि एक ये स्ट्रगल थी जुडिशरी की एंड लेजिस्लेचर की, इन दोनों की ये स्ट्रगल थी जो कि लगातार चलती रही आखिरी तक 1980 तक। डन। फर्दर बल्कि मैं आपको कहूं कि 2014 तक ये लगी रही जब एनजैक आया। एनजैक क्या था हम करेंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब ये क्वेश्चन आया गया कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंड करे जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहला क्वेश्चन आया। एंड क्योंकि सरकार ने इसके बाद क्या करा था, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ला दिया था इस केस के जस्ट बाद में, एंड राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया एंड राइट टू प्रॉपर्टी को एक लिमिटेड राइट के अंतर्गत ला दिया गया था। डन। सो ये बेसिक आर्गुमेंट आया गया कि जो 368 में सरकार लॉ बनाएगी क्या उसको आर्टिकल 13 में काउंट करा जाएगा, क्योंकि अगर उसे लॉ बनाया है और आर्टिकल 13 में वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। डन। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ला दिया एंड इसमें लाके सरकार ने सबसे पहले क्या करा कि हमारे पास पावर है कि हम सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये डाल दिया आर्टिकल 46 जो हमने रोमेश थापर जी के केस में किया था। सेकेंड उन्होंने कह दिया कि इट प्रोवाइडेड फॉर द सेविंग ऑफ लॉज फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, कि सरकार लॉ बना सकती है उस चीज को बचाने के लिए। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार ने यहां पर 9th शेड्यूल ला दिया और कहा और कि जो भी 9th शेड्यूल में होगा वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगा, उसके ऊपर कोई भी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। एंड 31A, B और 31 को इसमें ला दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, सो डैट कोई इसको चैलेंज ना कर सके। एंड जो ये जुडिशियल रिव्यू था इसके लिए हम अभी जस्ट करेंगे, IR कोहेलो केस आया था 2007 में, जिसमें ये कहा गया था कि नाउ द 9th शेड्यूल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इंडिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। एक चीज थी जिसको अभी तक मानते थे कि जब स्पीकर डिक्लेयर करता था कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 3, जिसमें कि स्पीकर के पास पावर थी टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, कि वो एक फाइनल डिसीजन है कि नहीं है, क्योंकि इस पावर को मिसयूज किया गया था इन द आधार बिल। जब आधार बिल पास नहीं हो रहा था तो फिनेंस मिनिस्टर लेट श्री जेटली जी ने क्या करा कि इसको मनी बिल बनवाया एंड इसको लोकसभा में पास करवा दिया। उसके बाद ये केस चैलेंज भी हुआ था एंड देन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होगा तो उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। इट इज नॉट द फाइनल पावर ऑफ द स्पीकर, it is a power but within the parliament only, Lok Sabha and the Rajya Sabha. Done. So अगर वो ब्रीच कर रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। तो सरकार ने जब देखा कि हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे हैं लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो सरकार ने क्या करा, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ला दिया एंड उसमें कहा कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, हम लैंड ले सकते हैं, एंड इन सबको 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया और कहा कि 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। एंड लेटर ऑन गोलकनाथ में 44 मोर केसेस को इसके अंदर डाल दिया गया सो दैट जुडिशरी इसको रिव्यू ना कर सके। डन।
अब जमींदार्स ने क्या करा, इसको चैलेंज करने के लिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 का यूज करा और कहा कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है, आर्टिकल जो इसमें यूज किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, उसके ऊपर सवाल उठाया एंड कहा कि इंसर्ट आर्टिकल 31A(b) इन द इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड द वाइड, कि जिस तरीके से सरकार ने 31A और B को डाल दिया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, राइट टू प्रॉपर्टी को लिमिटेड कर दिया है, वो उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, सो इट शुड बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। डन, ये जमींदार कह रहे थे। अब इशू रेज हुआ कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या वो वैलिड है? अब सरकार ने तो कहा कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम कोई भी लॉ लेके आ सकते हैं एंड सो दैट हम जमींदारी सिस्टम को बंद करें एंड लैंड एक पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर लोगों के पास ना रहे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे जो वीकर सेक्शन है SC ST जो है इनके पास भी लैंड आए एंड डेवलपमेंट हो, इसलिए हम ये एक्ट लेकर आ रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 368 में जो भी अमेंडमेंट होगा क्या उसको लॉ माना जाएगा अंडर आर्टिकल 13? डन, बिकॉज जमींदार ने ये कहा था कि अगर इसको लॉ माना जाए सो दैट अगर ये लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। सो यहां पर सवाल उठा वेदर द लॉ यूज अंडर आर्टिकल 13(2) इंक्लूड्स द लॉ ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368, क्या हम उसको सेम लॉ माने? डन, ये दो क्वेश्चन रेज किए गए। अब जजमेंट क्या आई गई, बहुत ही यहां पर ब्यूटीफुली केस को रीड करा गया बाय द चीफ जस्टिस कन्हैया हीरालाल एंड उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दे एंड इट विल नॉट बी अमाउंट टू द वायलेटिव ऑफ द प्रोविजंस। एंड ये क्यों कहा गया? उन्होंने कहा कि हमें अगर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है देश की तो हमें ये फंडामेंटल राइट वायलेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर लोगों के पास ही रह जाएगी। डन, सो द वैलिडिटी ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वाज अपहेल्ड बाय द कोर्ट एंड सरकार ने थर्ड बात, इसने सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड बात ये कही कि जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होगा उसको आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में लॉ नहीं माना जाएगा। डन, सो इट शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू द आर्टिकल 13(2), ये उसमें कहा गया। सो तीन, इसमें सबसे पहले जजमेंट ये आ गई कि फंडामेंटल राइट को अब पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एंड लॉ को आर्टिकल 13 में काउंट नहीं किया जाएगा जो 368 के थ्रू आएगा। डन, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ शंकरी प्रसाद केस, introduction of the judicial review, introduction of the basic structure, and it is a initial fight, it is a first fight between the legislature and judiciary regarding amending the fundamental rights. Okay, now मैं इसकी एक आपको क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं so that आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से बैठ जाए कि ये शंकरी प्रसाद केस जो था ये आगे जाके किस तरीके से इम्पैक्ट डाल के गया है। डन, अभी आई होप आपको एक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, बट स्टिल एक रिवीजन आपको मैं करवा देता हूं। फर्स्ट, अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में करें, फर्स्ट केस हमारे पास आया शंकरी प्रसाद केस, जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट जो है अब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, प्लस जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होगा उसको अंडर 13 क्लॉज 2 में लॉ नहीं माना जाएगा। दिस वाज द जिस्ट ऑफ शंकरी प्रसाद केस। डन, अब इसी की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया इन द गोलकनाथ केस। डन, ये हुआ 51 में, ये हुआ 67 में। इसमें इसको एज इट इज ओवर रूल कर दिया। इसमें कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड करे, प्लस आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट होगा उसे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में लॉ माना जाएगा। एज इट इज जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। अब 67 के बाद जब इंदिरा गांधी इरा स्टार्ट होता है एंड गोलकनाथ केस का जो रिजल्ट क्या हुआ, जब सरकार ने क्या करा, इससे चिढ़ के
24th अमेंडमेंट 1971 ला दिया और कहा कि फर्स्ट पॉइंट कि प्रेसिडेंट एक तो बाउंड है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आता है राष्ट्रपति के पास उसको साइन करना ही पड़ेगा, उसको वो दोबारा से लोकसभा या राज्यसभा के पास नहीं भेज सकता, लाइक इन द ऑर्डिनरी केस। ऑर्डिनरी केस में राष्ट्रपति बिल को वापस भेज सकता है फॉर द रिकंसिडरेशन, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में वो दोबारा नहीं भेज सकता है। एंड सेकेंड 24th अमेंडमेंट 1971 में ये कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करेगा। डन। इस गोलकनाथ केस को जजमेंट को उल्टा कर दिया। अब थर्ड 71 हो गया, डन। अब इसके बाद क्या हुआ कि जस्ट इसके बाद हमारे पास मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आता है 42nd अमेंडमेंट 1976 एंड उसमें कहा गया कि अब फंडामेंटल 71 के बाद हमारे पास फेमस केस जो मैं भूल ही गया था 1973 आई, केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती केस कहता है कि भाई पार्लियामेंट को कि भाई तुम फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड करो, हमें कोई इशू नहीं है, बट तुम इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छेड़ोगे। एंड वो बेसिक स्ट्रक्चर के 20 पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये केबीसी केस में आया। अब इंदिरा गांधी यहां पर भी नहीं माने, उन्होंने क्या करा, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया। 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जो केबीसी केस में कहा था उसको भी ओवररूल कर दिया कि कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को मैं नहीं मानूंगी। ओके, इसके बाद इमरजेंसी लगी रही एंड इसके बाद फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। सो 1980 में मिनर्वा केस आता है। मिनर्वा केस में फिर उल्टा होता है और कहा जाता है कि भाई पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है फंडामेंटल राइट को, बट बेसिक स्ट्रक्चर्स को मानना पड़ेगा एंड सब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 7th जजमेंट जो हमारे पास आई, बमन राव केस। डन। इस केस में यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 जब केबीसी केस की जजमेंट आई थी, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे, कि उसके बाद से कोई भी केस जो आएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। सो ये रेट्रोस्पेक्टिवली यूज नहीं होगा। अगर 23 अप्रैल को भी कोई केस आया है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। 24 के बाद कोई भी जो केस होगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू लगेगा। एंड जो 9th फर्स्ट अमेंडमेंट से सरकार ने 9th शेड्यूल ऐड करा था कि किसी भी चीज को क्या करते थे 9th शेड्यूल में डाल देते थे। 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर था। उसके बाद फेमस केस एक जजमेंट आई आयर कोहेलो 2007 की, जिसमें यह कहा गया कि अब से 24 अप्रैल 1973 के बाद से ही उन्होंने कह दिया कि अब इवन 9th शेड्यूल भी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू होगा। अभी तक खाली एक चीज थी जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक में लिखी हुई है कि भाई जो स्पीकर डिसाइड करते हैं वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसको भी आधार जजमेंट में कोर्ट ने ये कह दिया था कि ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर विल अमाउंट टू द जुडिशियल रिव्यू। ऑल्दो स्पीकर के पास पावर तो है अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में डिसाइड करने की कि बिल मनी बिल है कि नहीं, बट वो फाइनल डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकता है। डन। सो ये केस करवाने का मेरा आज यही मोटिव था, सो दैट आपको गोलकनाथ केस अब समझ में आए। गोलकनाथ केस बिल्कुल शंकरी प्रसाद केस की बिल्कुल ओवर रूल करा गया है। जस्ट वहां पर क्या कहा गया है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है वो 368 के अंदर जो अमेंडमेंट है उसी में काउंट होगा। डन। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।